नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रेपलिन पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, इस टॉपिक में हम भारत के भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत का सामान्य परिचय है। इसके अंतर्गत हम भारत का नामकरण, भारत की अवस्थिति, भारत का मानक रेखा, भारत का विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या और सीमा रेखा की बात करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के नामकरण की। दोस्तों, भारत का नामकरण विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहले देखिए कि विष्णु पुराण, आपने 18 पुराण के नाम सुने होंगे। इनमें से एक पुराण था विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, इस विष्णु पुराण के अनुसार उत्तर में हिमालय या हेमवान या हेमकूट या हेमवंत। तो दोस्तों, इसमें हिमालय के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है, हेमवान, हेमकूट और हेमवंत। पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर के लिए 2 नाम का प्रयोग किया है, छारोद और सेतुबंध तक का भूभाग, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें निवास करती है, भारतवर्ष कहलाता है। तो दोस्तों, इसको आप समझिए कि मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है। इसमें कहा गया है विष्णु पुराण में कि उत्तर में तो हिमालय पर्वत, इसके लिए इन्होंने हेमवान, हेमकूट और हेमवंत आदि नामों का प्रयोग किया है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर और हिंद महासागर के लिए 2 नाम का प्रयोग किया है, छारोद सागर या सेतुबंध। सेतुबंध, इसके बीच का भूभाग जिसमें चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतान निवास करती है। अब दोस्तों, ये भरत कौन था? तो जो जैन दर्शन है, जैन धर्म ग्रंथ है, ये तो बताते हैं कि वे जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव इनके तीर्थंकर थे, ऋषभ देव, इनके पुत्र थे सम्राट भरत। सम्राट भरत ये हैं। लेकिन जो हिंदू दर्शन है, हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू दर्शन, ये बताते हैं कि शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत थे। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है दोस्तों, भरत के नाम पर कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भरत तो था, तो उसके नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा दोस्तों? भारतवर्ष पड़ा। आगे देखिए दोस्तों, वायु पुराण के अनुसार भरत नाम की आर्यों की शाखा थी, जिसने दशराज युद्ध में 10 राजाओं को हराया। इस शाखा की कीर्ति चारों तरफ फैल गई, अतः इसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की कई शाखाएं थी, और इनमें से एक शाखा थी जिसका नाम था भरत, और भरत के राजा का नाम था सुदास। इस कबीले का प्रमुख कौन था? सुदास। सुदास ने एक दशराज युद्ध किया, दशराज युद्ध, जिसको दास राज्य युद्ध भी कहते हैं, दास राज्य युद्ध। इन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया। अब 10 राजाओं में 5 तो थे आर्य राजा और 5 थे अनार्य राजा। इन 10 के 10 को इन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया। आगे चलकर इस भरत नाम की शाखा की ख्याति चारों तरफ फैल गई, और ख्याति फैलने से भविष्य में आगे चल के कालांतर में इस शाखा के नाम पर
इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे देखिए दोस्तों, ईरानी या पर्शियन, इनको फारसी या पारसी भी कहते हैं, पारसी। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। दोस्तों ईरानी या पर्शियन शैक को हैक पुकारते थे। इसी आधार पर इस भूभाग को मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। दोस्तों ईरानी जो थे ये सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। सिंधु का जो भूभाग था, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, उसको इन्होंने हिंदुस्तान का, और इसी आधार पर मध्यकाल में इस देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। आगे देखिए दोस्तों, यूनानी या ग्रीक है, ये सिंधु नदी को इंडोई या इंडोस कहकर संबोधित करते थे तथा रोमन या रोमवासी सिंधु को इंडस बुलाते थे। इसी आधार पर ब्रिटिश काल में इस देश का नाम इंडिया पड़ा। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा ये पुर्तगाली नाविक था और भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था, और कालीकट का राजा था उस समय, वो था जमूरिन। जमूरिन ने इनका स्वागत किया। यहाँ से ये मसाले खरीद कर फिर ये वापस कहाँ गए, पुर्तगाल गए, यूरोप गए। वहाँ इन्होंने उसको 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेचा। अब ये बात चारों तरफ फैल गई तो यूरोपीय देशों में ये हो गया कि भाई भारत से व्यापार मुनाफे के लायक है, इसलिए कुछ यूरोपीय कंपनियां भारत आई। जैसे आपने सुना होगा डच, डेनिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली। तो दोस्तों आपने इन कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच इंडिया कंपनी। तो ये जो व्यापारी कंपनियां थी, इनके नाम में ही इंडिया शब्द लगा हुआ था। आप इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे इनके नाम में ही क्या था, इंडिया शब्द लगा हुआ था। ये इंडिया शब्द क्यों लगा, मैंने आपको बताया कि सिंधु को इंडो या इंडोस कहते थे और रोमन इसको इंडस कहते थे। इसी आधार पर क्या लग गया, आधुनिक काल में इंडिया शब्द पड़ा। आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के निवास स्थान के कारण इस भूभाग को आर्यावर्त भी कहा गया है। कुछ अन्य नाम भी बताए गए हैं अन्य ग्रंथों में, जैसे नाबी वर्ष और तियानजू जो चीनी यहाँ यात्री आए, चीनी यात्री, जैसे आपने सुना होगा इत्सिंग, हेनसांग, फायान। इन्होंने भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो किया चीनी भाषा में तियानजू शब्द। आगे देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ तथा संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अतः भारत के नाम को संवैधानिकता इसी दिन प्राप्त हुई। तो दोस्तों संविधान में भारत के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया है, इंडिया और भारत। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान में भारत के लिए कौन सा नाम का प्रयोग किया है, तो दोनों का किया है, इंडिया भी है और भारत भी है। दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ अन्य तथ्य है मैं आपको बता देता हूँ कि देखो टोटल 18 पुराण थे। इनमें से पद्म पुराण को छोड़कर बाकी सभी पुराणों में संपूर्ण पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया। कितने द्वीपों में? 7, जिसमें से जम्बू द्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्करद्वीप, क्रोचद्वीप, प्लक्षद्वीप, सलमली द्वीप इत्यादि। और जो एशिया वाला क्षेत्र है दोस्तों, एशिया वाला जो क्षेत्र है जिसमें भारत भी है, इसको कहा गया है जम्बू द्वीप। क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। इसलिए भारत का एक प्राचीन नाम जम्बू द्वीप भी आता है। यूरेशिया जम्बू द्वीप को पुनः 9 उपखंडों में बांटा गया है। इसमें दोस्तों यूरोप और एशिया दोनों आते हैं, इसलिए इसको यूरेशिया कहा गया है। और ये जो 9 उपखंड है वो इस प्रकार हैं: भारतवर्ष, रमणकवर्ष, हिरण्यवर्तवर्ष, उत्तर कुरुवर्ष, केतुमालवर्ष, भद्रवर्ष, इलावर्तवर्ष, हरिवर्ष और किंप पुरुष वर्ष। तो दोस्तों जो जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप
इस जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 खंड थे। 9 क्या थे? खंड। इनमें से एक था भारतवर्ष। भारतवर्ष। तो जम्बू द्वीप दोस्तों केवल भारतवर्ष को नहीं कहते थे, संपूर्ण यूरेशिया वाले भाग को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे। आगे देखिए दोस्तों, भारत की अवस्थिति की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की अवस्थिति की 2 प्रकार से देखी जाती है। एक तो संपूर्ण ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है, दूसरा है एशिया में भारत की अवस्थिति क्या है। तो दोस्तों जो ग्लोब है इसमें आप देखिए ये लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा है, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, तथा ये पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। दोस्तों इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। इस हिसाब से दोस्तों भारत की स्थिति अगर हम देशांतरीय और अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत है, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इस हिसाब से दोस्तों हो गई नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये वाला गोलार्ध कौन सा है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आगे बात करते हैं कि एशिया में भारत की स्थिति है वो एशिया के दक्षिण में है, यानी दक्षिणी एशिया में। तो दोस्तों ये एशिया है, ये संपूर्ण क्या है दोस्तों? ये एशिया है। और एशिया के दोस्तों ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो दोस्तों इंडिया कहाँ है? एशिया के साउथ में है। आगे देखिए, अब दोस्तों अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति देखते हैं अपन। तो दोस्तों भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो दोस्तों अभी हमने बात की ग्लोब की, तो ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब अक्षांश में दोस्तों 0 से ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जैसे यहाँ भारत है तो भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब उतनी उत्तरी गोलार्ध में ही शुरू होता है। अब दोस्तों खत्म होगा वो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है इनका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ही शुरू हो जाता है, मतलब इससे लगभग 2 डिग्री नीचे से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये भारत का मेनलैंड है, मुख्य भूमि है, और ये दोस्तों भारत का द्वीपीय क्षेत्र है। अब बात करते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति की। तो दोस्तों भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की देशांतरीय स्थिति है। दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर है, इसमें से इधर जाएंगे पूर्व की तरफ तो 1 2 3 4 ऐसे जाके 68 डिग्री 7 मिनट पर 68 डिग्री 7 मिनट पर भारत प्रारंभ हो जाएगा और 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षांशीय अंतर की। तो दोस्तों अक्षांशीय अंतर में देखिए आप 37 डिग्री और 6 मिनट में से अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 29 डिग्री 2 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय अंतर होगा
29 डिग्री 2 मिनट। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत कितने डिग्री अक्षांशों में फैला है। तो दोस्तों जैसे 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे बीच में आएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं जो भारत के बीच से जाती है। फिर 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ऐसे आएगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कुल कितने अक्षांशों में फैला है, 29 डिग्री 2 मिनट में। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के देशांतरीय अंतर की। तो दोस्तों भारत का देशांतरीय अंतर है वो है 29 डिग्री 18 मिनट। दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो 25 में से 7 जाएंगे तो 18 और 97 में से 68 जाएंगे तो 29 डिग्री। तो दोस्तों इसको लगभग 30 डिग्री भी कहते हैं, 30 डिग्री भी कहते हैं, इसका आप ध्यान रखना। तो दोस्तों 68 के बाद 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 इसी प्रकार से 81 और 82 एक जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत का मानक समय माना गया है। पूर्वी देशांतर जिसको भारत का मानक समय माना गया है। दोस्तों 83, 84, 85 ऐसे जाके 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का देशांतरीय अंतर 29 डिग्री 18 मिनट या लगभग 30 डिग्री है। अतः भारत के पूर्वी बिंदु एवं पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर होगा। तो दोस्तों 30 डिग्री लगभग है और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 30 चौक 120 मिनट। अब 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे तो दोस्तों कितने रहेंगे, 2 घंटे। तो दोस्तों भारत के पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर है 2 घंटे। अब दोस्तों यहाँ एक चीज और समझने लायक आप समझ लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक समय का अंतर 2 घंटे है और इससे जो ये असुविधा होती है इसको मिटाने के लिए यहाँ 82.5 डिग्री को मानक समय माना गया है। मान लीजिए यहाँ अगर प्रातः के 6 AM हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो यहाँ भी 6 बजेंगे, यहाँ भी 6 बजेंगे। अब दोस्तों यहाँ अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो यहाँ पहले ही हो चुका है और यहाँ बाद में होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 1 घंटे का अंतर है और यहाँ से और यहाँ तक भी 1 घंटे का अंतर है। तो दोनों यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर होगा दोस्तों, 2 घंटे का अंतर होगा। अगर ये कहा जाए दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में प्रातः 6 बजे सूर्य उदय होता है तो गुजरात में कब होगा, तो दोस्तों 6 में से 2 जोड़ देंगे तो होगा 8 बजे। कितने बजे होगा, 8 बजे। तो दोस्तों जब पूर्व का देके पश्चिम का पूछे तो जोड़ देंगे और पश्चिम का देके पूर्व का पूछे तो घटा देंगे। आगे देखते हैं कर्क रेखा एवं मानक रेखा, मानक समय रेखा। तो दोस्तों कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से, 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन से दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। मानक समय रेखा माना गया है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट से गुजरती है दोस्तों। कहाँ से, मिर्जापुर। तो दोस्तों यह 5 राज्यों से गुजरती है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है थोड़ा सा देखो आप यहाँ मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़,
फिर है ओडिशा और फिर है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा और 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि दोनों किस राज्य में मिलती है? तो दोस्तों दोनों मिलती है छत्तीसगढ़ में। दोनों एक दूसरे को काटती है दोस्तों कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है जिसको 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, वहां से भारत का मानक समय, जो ये मानक समय है, ये 82.5 डिग्री पूर्व में है और 1 डिग्री पर दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। तो मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितने आगे होगा? दोस्तों अगर पूर्व में होगा तो आगे होगा और पश्चिम में होगा तो पीछे होगा। दोस्तों 82.5 गुणा 4, तो दोस्तों ये होते हैं 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 60 का भाग देंगे तो आएंगे 5 घंटे 30 मिनट। और दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट को 5.5 घंटे भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितने आगे है, तो दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट देखिए, भारत के विस्तार की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। अब दोस्तों तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिण में क्षेत्र है ये है दोस्तों कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का भी सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है दोस्तों केप कोमोरिन। केप कोमोरिन को हिंदी में कुमारी अंतरीप कहते हैं। कुमारी अंतरीप कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, भारत का जो सबसे उत्तर में राज्य है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था, और इसका जो सबसे उत्तर में बिंदु है इसको कहते हैं दोस्तों इंद्राकोल। क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्राकोल। ये सियाचिन के पास स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, वो है गोरमोता, और गोरमोता कहाँ है? सर क्रीक में, और सर क्रीक है कच्छ जिले में, और कच्छ जिला किसका भाग है दोस्तों? गुजरात का। इसका आप ध्यान रखना। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, वो है डोंग गांव, और डोंग गांव पड़ता है किबिथु क्षेत्र में, और किबिथु क्षेत्र है अंजाव जिला। अंजाव जिला कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, वो है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहाँ है दोस्तों? ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। ये देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 2914 है, 3214 है, और पश्चिम से पूर्व तक जो चौड़ाई है वो 2933 है। दोस्तों अगर इन दोनों का अंतर पूछे कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 3214 और 2933 माइनस करेंगे दोस्तों तो 281 किलोमीटर। तो इसका ध्यान रखना। अब दोस्तों कई बार ऐसे एनालिटिकल प्रश्न आ जाते हैं कि भाई भारत की अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर दोनों ही लगभग 30 डिग्री है, तो फिर लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा ज़्यादा क्यों है? तो दोस्तों ध्यान रखना, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये तो होती है दोस्तों 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 111.13 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। तो इसका ध्यान रखना, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको मील में देखते हैं तो ये 12,69,219 वर्ग मील है दोस्तों। अगर दोस्तों वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और वर्ग मील में देखिए तो 12,69,219 वर्ग माइल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है दोस्तों,
और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों ये ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसमें कुछ भी समझने की या एनालिटिकल कोई भी बात नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद रखना और कुछ भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है। तो भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं? दोस्तों पहले स्थान पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे चीन है, पांचवे पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे भारत है। अगर भारत से छोटा पूछे यानी 8वें स्थान पे तो अर्जेंटीना है, 9वें पे कजाकिस्तान है, 10वें पे अल्जीरिया है। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, कुछ बुक्स चीन को तीसरे स्थान पर और अमेरिका को चौथे स्थान पर बताती है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अमेरिका के चीन में अमेरिका का लगभग 9.95 करोड़ किलोमीटर है और 9.95 करोड़ किलोमीटर, और चीन का दोस्तों 9.92 करोड़ किलोमीटर के लगभग है। करोड़ किलोमीटर ये दोस्तों, ये लगभग 97 लाख वर्ग किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये दोस्तों लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कई किताबों में दोस्तों कंफ्यूजन आ जाती है, तो आप ध्यान रखना तीसरे पे यूएसए है। अगर आपको फिर भी थोड़ी सा संदेह हो तो अमेरिकी सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो दोस्तों भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,19,03,422। अभी दोस्तों किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों इसको आप ध्यान रखो, 121 करोड़। एक पूर्णांक में कभी नहीं पूछेगा, छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई 121 करोड़ या 1.21 अरब। कितने दोस्तों? 121 करोड़ या 1.21 अरब। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है दोस्तों। कितना? 17.5। और भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। इसलिए दोस्तों भारत में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, जनघनत्व अधिक पाया जाता है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल में कौन सा था? 7वां, और जनसंख्या में कौन सा है? चीन के बाद दूसरा। अब दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा नाइजीरिया, सातवां ब्राजील, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां मैक्सिको। तो आपको 3 या 4 ध्यान रखना है, पहला चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। आगे देखिए दोस्तों, भारत की सीमाओं की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की सीमाएं हैं ये 2 प्रकार से देखी जाती हैं। पहली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो स्थलीय यानी किसी देश से लैंड बाउंड्री बनाती हो, एक जलीय यानी किसी देश से वाटर बाउंड्री बनाते हो। तो दोस्तों स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है और जलीय सीमा 4 देशों से लगती है। दोस्तों ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, इनको आप समझते जाना। अगर आपसे पूछे कि स्थलीय सीमा कितने से लगती है? 7 से, और जलीय सीमा 4 से। तो 7 + 4 कितने हो गए दोस्तों? 11।
लेकिन एक देश ऐसा है जो दोनों सीमाएं बनाता है। तो दोस्तों म्यांमार जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय भी, तो हमने इसको यहाँ भी काउंट कर लिया और यहाँ भी काउंट कर लिया। अब आपसे पूछे कुल कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, दोस्तों 11 में से 1 हटा देंगे, बचे 10 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं ये 7 हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और जलीय सीमा बनाने वाले 4 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तटीय सीमा देखिए कि तटीय सीमा 2 प्रकार से है दोस्तों। एक तो जो भारत की मुख्य भूमि है इस पे तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, प्लस में जो द्वीप समूह है इनके तटीय सीमा। तो दोस्तों मुख्य भूमि पर 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज तटीय सीमा बनाते हैं। ये 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों आप देखिए कि ये तो है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा और ये वेस्ट बंगाल। तो इस हिसाब से दोस्तों ये 9 तो हो गए राज्य। 2 यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव। तो दोस्तों दमन एंड दीव यहाँ है, और पुदुचेरी। तो दोस्तों पुदुचेरी फ्रांसीसी अधिकार में था, वर्तमान में यह 3 राज्यों में फैला है। तो दोस्तों पुदुचेरी का 2 जिले तमिलनाडु में, एक है पुदुचेरी, एक है कराईकल। एक जिला है दोस्तों आंध्र प्रदेश के तट पर, इसको कहते हैं यनम। ये 3 जिले दोस्तों बंगाल की खाड़ी के तट पे हैं, बंगाल की खाड़ी के तट पे हैं। एक जिला है दोस्तों केरल के तट पर जिसका नाम है माहे। ये दोस्तों अरब सागर के तट पर है, अरब सागर के तट पे है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो दोस्तों तमिलनाडु है, यह थोड़ा सा अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और नीचे हिंद महासागर से, तीनों सागरों से सीमा बनाता है। इसका जो दक्षिणी स्थल है दोस्तों वो कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी में तीनों सागरों का मिलन होता है। तो कुछ प्रश्न है दोस्तों जो कई बार पूछ लेते हैं, इसका ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों सागर में 2 यूनियन टेरिटरी तटीय सीमा बनाती है, एक तो लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार है। तो दोस्तों लक्षद्वीप तो है अरब सागर में, ये पूरा का पूरा अरब सागर है, और अंडमान निकोबार है, ये है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। आगे देखिए दोस्तों स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। दोस्तों भारत की जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 7 देशों से लगती है, और भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर यानी लगभग में 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों जो गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का जो आप वेबसाइट पे जाओगे डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF। उसमें जो बताई गई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, लेकिन कुछ किताबें लगभग पूर्णांक में बताती हैं 15,200 किलोमीटर। तो आप दोनों को ध्यान रखना। तो दोस्तों जो 7 देशों से सीमा लगती है इसमें पहला है पाकिस्तान। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पाकिस्तान है, तो इस पाकिस्तान से सीमा लगती है जो है 3323 किलोमीटर। दूसरा यहाँ वाखन कॉरिडोर है अफगानिस्तान का जो भी चर्चा में चल रहा है,
ये है दोस्तों 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान भारत से न्यूनतम लैंड बाउंड्री बनाता है। तीसरा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक चाइना है और ये है दोस्तों 3488 किलोमीटर। चौथा दोस्तों यहाँ ऐसे नेपाल की सीमा है और ये है दोस्तों 1751 किलोमीटर। पांचवा है यहाँ भूटान है और बीच में सिक्किम का क्षेत्र आता है, तो नेपाल और भूटान के मध्य है, ये है 699 किलोमीटर। फिर यहाँ से ऐसे म्यांमार है, ये है 1643 किलोमीटर। फिर दोस्तों यहाँ बांग्लादेश है और ये है 4096.7 किलोमीटर। इन सातों देश में सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और न्यूनतम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। आगे बात करते हैं दोस्तों सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं इनके बारे में। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, जिसमें है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। चीन से सीमा बनाने वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, इसमें लद्दाख तो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से दोस्तों 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। भूटान से दोस्तों 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से दोस्तों 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश से दोस्तों 5 राज्य सीमा बनाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। अब दोस्तों इसको हम मैप पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो दोस्तों पाकिस्तान से एक तो बना रहा है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ देखिए आप पंजाब, फिर ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और ये लद्दाख वाला क्षेत्र। ये वर्तमान में LOC है दोस्तों ऐसे, और ये इधर लद्दाख वाला है, इधर POK वाला है। तो दोस्तों कितने हो गए? 5। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो दोस्तों अफगानिस्तान ये रहा और यहाँ देखिए एक गलियारा आ रहा है जिसको वाखन कॉरिडोर कहते हैं, और वाखन कॉरिडोर सीमा बनाता है मात्र किससे? लद्दाख से। अब दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक है चाइना। क्या है दोस्तों? चाइना है तो तिब्बत है, लेकिन तिब्बत के ऊपर कब्जा किसका है दोस्तों? चाइना का। तो दोस्तों चाइना से एक तो देखो आप लद्दाख सीमा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ सिक्किम बना रहा है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। तो कितने हो गए दोस्तों? 5। पाकिस्तान से कितने थे? 4। अफगानिस्तान से कितने हैं? 1। अब दोस्तों नेपाल की बात करते तो नेपाल से एक तो देखो आप उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर ये पश्चिमी बंगाल का ये उत्तर की तरफ ये एक स्थल जा रहा है जो आपने सुना होगा दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये भी नेपाल से सीमा बना रहा है। फिर दोस्तों आता है सिक्किम। तो नेपाल से भी कितने बना रहे हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। फिर दोस्तों बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से आप देखो इधर तो सिक्किम, इधर है पश्चिमी बंगाल, इधर असम और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भूटान से सीमा बना रहे हैं 4। अब बात करते हैं दोस्तों म्यांमार की। ये रहा म्यांमार जिसका प्राचीन नाम बर्मा था। इससे दोस्तों एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मणिपुर और एक मिजोरम। तो कितने सीमा बना रहे हैं दोस्तों? 4। अब दोस्तों बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं इधर तो पश्चिमी बंगाल, यहाँ मेघालय है, ये असम का भाग है ये वाला, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो दोस्तों बांग्लादेश से भी सीमा कितने बना रहे हैं? 5। इन 7 देशों में सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और दोस्तों न्यूनतम सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं
किसकी, तटीय सीमा की। तो दोस्तों इधर देखो आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये तो है राज्य मुख्य भूमि पर। और दोस्तों ये रहा दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, एक हो गए हैं। और ये रहा दोस्तों पुदुचेरी, इसमें पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। तो दोस्तों 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश तो है मुख्य भूमि पर, प्लस इधर दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है सागर में। अब दोस्तों थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। अगर हम बात करें अरब सागर की, तो दोस्तों ये अरेबियन सी है अरब सागर। तो अरब सागर से सीमा बनाते हैं गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और ये थोड़ा सा आप देखो तमिलनाडु। अब तमिलनाडु हिंद महासागर से बनाता है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इधर अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा राज्य है जो तीनों सागरों के संगम स्थल पर है, तो वह है तमिलनाडु। स्थल पूछे तो दोस्तों कन्याकुमारी और बिंदु पूछे तो केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। आगे देखिए 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों एक तो लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ऐसे हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। दोस्तों लद्दाख बनाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से। पश्चिमी बंगाल बनाता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। और दोस्तों सिक्किम बनाता है चीन, नेपाल और भूटान से। और अरुणाचल प्रदेश बनाता है भूटान, चीन और म्यांमार से। इसका हमने डिटेल पीछे पढ़ ली। ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आपसे ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सीमा नहीं बनाता, और ऑप्शन में हो पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो दोस्तों ये 3 तो बनाते हैं और मिजोरम नहीं बनाता। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है 2 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य। तो दोस्तों 3 राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों से सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। तो दोस्तों उत्तराखंड बनाता है चीन और नेपाल से, असम बनाता है भूटान और बांग्लादेश से, और मिजोरम बनाता है म्यांमार और बांग्लादेश से। अब दोस्तों एक देश से सीमा बनाने वाले राज्य, तो दोस्तों कुल आपने देखा कि 11 राज्य ऐसे हैं जो एक देश से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की, कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को। देखो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और एक सीमा आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रैडक्लिफ। इनका काम था कि नक्शे पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करना। अब दोस्तों 17 अगस्त को इन्होंने नक्शे पर सीमा का निर्धारण कर दिया और ये काम किया सर सिरिल रैडक्लिफ ने, इसलिए इसका नाम रैडक्लिफ रेखा पड़ गया। अब इसका निर्धारण कैसे हुआ दोस्तों? नक्शे पर, और इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों नियंत्रण रेखा की बात करते हैं, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा कहते हैं। देखो दोस्तों 1947 में देश आज़ाद हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गए।
जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। यहाँ का राजा था हरि सिंह। कौन था दोस्तों? हरि सिंह। कौन से वंश का था? डोगरा वंश का। डोगरा वंश का। यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो थी दोस्तों मुस्लिम, और राजा था हिंदू। राजा था हिंदू। इसी आधार पर पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब बाद में हरि सिंह ने, जो महाराजा हरि सिंह थे, भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत की आर्मी पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए आई। तब तक पाकिस्तान की सेना यहाँ तक पहुँच चुकी थी, इतने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और फिर ये मामला चला गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में। तभी से यह जो रेखा है ये नियंत्रण रेखा कहलाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का कार्य करती है। इसके जो पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइज्ड कश्मीर। अब दोस्तों पाक ऑक्यूपाइज्ड कश्मीर है, इसमें दो प्रांत आते हैं। एक तो है दोस्तों ये वाला गिलगित बाल्टिस्तान, एक है आज़ाद कश्मीर। तो इसका आप ध्यान रखना दोस्तों। तो यह पाक अधिकृत कश्मीर POK तथा शेष कश्मीर के मध्य स्थित है। 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद से जम्मू कश्मीर में यही सीमा रेखा है। अब दोस्तों ये वाली जो है ये 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय चीन ने कब्जा कर लिया था। इसको कहते हैं अक्साई चीन, और इस सीमा रेखा को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाल ही में इस सीमा रेखा पर ही विवाद चल रहा है। आपने सुना होगा पैगोंग लेक या गलवान घाटी, वो इसी सीमा रेखा को लेकर विवाद है। ये दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, युद्ध क्षेत्र है। तो दोस्तों सियाचिन में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये चलाया गया था यहाँ जो पाकिस्तान की घुसपैठ हो रही थी उसको रोकने के लिए। अब दोस्तों ये सक्सम वैली है, इसको TKT कहते हैं, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। ये लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो पाकिस्तान ने चीन को यूज करने के लिए दे रखा है। ये भी पहले भारत का हिस्सा था, यानी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। आगे देखिए दोस्तों मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों यहाँ एक तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, ये मैकमोहन रेखा नहीं है। मैकमोहन रेखा नहीं है, यानी MOHAN ये नहीं है। ये है दोस्तों महोन, MAHON। ये सर हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने इसका निर्धारण किया था 1914 में। और ये किसके बीच है दोस्तों? भारत व चीन के मध्य है। और सर ये शिमला समझौता के तहत इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। इसकी लंबाई प्रारंभ में 1140 किलोमीटर थी और यह केवल अरुणाचल प्रदेश से लगती थी। बाद में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत की जो भी सीमा भारत के साथ लगती थी उस संपूर्ण सीमा को मैकमोहन रेखा कहने लग गए। वर्तमान में इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न उठता है कि मैकमोहन रेखा किससे सीमा बनाती है? भारत व चीन की। इसका निर्धारण 1914 में किसने किया? सर हेनरी मैकमोहन ने। कब? शिमला समझौते के दौरान। प्रारंभ में लंबाई कितनी थी? 1140 किलोमीटर और केवल अरुणाचल प्रदेश से लगती थी। वर्तमान में है 3488 किलोमीटर। अब दोस्तों LAC की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह अक्साई चीन और शेष लद्दाख के मध्य वर्तमान में सीमा रेखा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने लद्दाख के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया। उसे अक्साई चीन नाम दिया क्योंकि इसे वह तिब्बत का ही भाग मानता है। अक्साई चीन एवं शेष लद्दाख के मध्य जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई 1597 किलोमीटर है। मतलब ये जो लंबाई है दोस्तों, ये जो लंबाई है यहाँ से ये वाली अक्साई चीन और शेष लद्दाख के मध्य ये पूरी की पूरी है दोस्तों 1597 किलोमीटर।
और पूरी चाइना की सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। तो इसका ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों डूरंड रेखा की। तो इसका निर्धारण 1896 में सर मार्टिमर डूरंड ने किया और प्रारंभ में दोस्तों यह अफगानिस्तान और अविभाजित भारत के मध्य सीमा रेखा थी। मतलब ये ब्रिटिश काल में हुई थी और जो उस समय ब्रिटिश भारत था उसकी और अफगानिस्तान की सीमा थी। वर्तमान में इसका अधिकांश भाग अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य है। केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। मैंने आपको बताया था वाखन कॉरिडोर, वाखन गलियारा, वो है मात्र 106 किलोमीटर। आगे देखिए दोस्तों जीरो लाइन, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है इसको जीरो लाइन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। ये कुछ पर्सन है छोटे छोटे, इसका ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे भारत चीन बॉर्डर की बात करते हैं तो आप देखो ये अक्साई चीन वाला भाग है, ये फिर ये ऐसे जाके ये। तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र ये भी पहले लद्दाख का था और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये भी पहले किसका था दोस्तों? लद्दाख का था, जिसपे चाइना ने कब्जा कर लिया। इसको कहते हैं अक्साई चीन। कब किया? 1962 इंडो चाइना वार के दौरान। अब दोस्तों ये जो है ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट TKT, ये आपने सुना होगा TKT, तो इसका भी आप ध्यान रखना। ये दोस्तों बीच में है सियाचिन ग्लेशियर और यहाँ भारत की सेना रहती है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र या रणभूमि है। आगे बात करते हैं दोस्तों भारत और बांग्लादेश बॉर्डर, जिसको जीरो लाइन भी कहते हैं। ये जो त्रिपुरा वाला भाग है इसको कहते हैं जीरो लाइन। तो दोस्तों भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये देखिए आप पश्चिमी बंगाल से लगता है ऐसे, फिर ये थोड़ा सा इधर आसाम से लगेगा, फिर यहाँ मेघालय से, फिर वापस आसाम से, फिर त्रिपुरा से और फिर यहाँ पर लगता है मिजोरम से। आगे बात करते हैं दोस्तों जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों अनक्लोज का नाम आपने सुना होगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982 में ये एक कन्वेंशन किया गया था। इसके अनुसार किसी क्षेत्र में या किसी सागर में किसी देश का कितना अधिकार होता है वो बताया गया है। सबसे पहले कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं वो देख लो आप। आधार रेखा, इसको बेस लाइन भी कहते हैं, बेस लाइन। दोस्तों जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र है तो एक तटीय क्षेत्र ऐसे कटा फटा होता है, तो इस कटे फटे तटीय क्षेत्र को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा आधार रेखा कहलाती है, इसको बेस लाइन भी कहते हैं। अब दोस्तों इस बेस लाइन के अंदर का जो समुद्र का जलीय भाग रह जाता है उसको अंतः सागर कहते हैं, यानी इंटरनल वाटर कहते हैं। अब दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा की बात करते हैं तो जो ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक दोस्तों? 12 नॉटिकल मील। एक साधारण मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। दोस्तों नॉटिकल मील, नॉटिकल माइल या मील, इसको समुद्री मील भी कहते हैं, समुद्री मील। जो जलयान वगैरह होते हैं, नाव वगैरह होते हैं, उनमें दूरी नापी जाती है नॉटिकल मील में। तो दोस्तों आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है उसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं और इसको टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। और यहाँ भारत को संपूर्ण उपयोग का अधिकार है। ये अभी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा की। अगर किसी और देश का भी समुद्र से लगता हुआ क्षेत्र है तो वहाँ उस देश को पूर्ण उपयोग का अधिकार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र को कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र भी कहते हैं। 12 नॉटिकल मील के आगे 12 नॉटिकल मील और जोड़ दीजिए, यानी 12 और 12 हो जाएंगी 24 नॉटिकल मील। इसको कहते हैं दोस्तों संलग्न क्षेत्र। यहाँ भारत को
साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको अनन्य या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। दोस्तों आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक दोस्तों? 200 नॉटिकल मील तक। अब दोस्तों आधार रेखा से तो 200 नॉटिकल मील है, लेकिन प्रादेशिक जल सीमा से इसमें से 12 निकाल देंगे तो 188 नॉटिकल मील। अब दोस्तों बात करते हैं किससे? संलग्न क्षेत्र से, तो 200 में से 24 निकाल देंगे तो 176 नॉटिकल मील। तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों आधार रेखा से तो कितना हो गया? 200 नॉटिकल मील। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं दोस्तों उच्च सागर की। इस 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र होता है ये उच्च सागर होता है, और यहाँ सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। इसे सपोज कीजिए ये आधार रेखा है, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक तो है क्या? प्रादेशिक जल सीमा। इससे आगे 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील तक है दोस्तों EEZ। अब इसको आप इधर देखो कि ये अपना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है दोस्तों? महाद्वीपीय मग्न तट। क्या है दोस्तों? महाद्वीपीय मग्न तट। अब इसके ऊपर ये कटाफटा क्षेत्र है, ये तो गया इंटरनल वाटर। क्या हो गया? इंटरनल वाटर। ये आ गई बेस लाइन यानी आधार रेखा। तो आधार रेखा से सागर में जाएंगे 12 नॉटिकल मील तक, तो ये कहलाएगा टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक जल सीमा। यहाँ से 12 आगे और जाएंगे या फिर आधार रेखा से कुल ही 24 जाएंगे तो कॉन्टिजियस जोन यानी संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील जाएंगे तो कहलाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। दोस्तों अगर इससे 200 नॉटिकल मील से आगे जाएंगे इसको कहेंगे हाई सी, उच्च सागर। और उच्च सागर को अंतर्राष्ट्रीय सागर भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सागर भी कहते हैं। यहाँ दुनिया के सभी देशों को बराबर बराबर अधिकार दिए गए हैं। कोई यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है, खनिज संसाधनों का विदोहन भी कर सकता है और अन्य आर्थिक क्रियाएं भी कर सकता है। तो दोस्तों आगे देखिए जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो आप 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट का नाम आपने सुना है, 8 डिग्री 4 मिनट, जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल है ये। तो ये तो है दोस्तों मिनिकॉय द्वीप, जो किसका है? अंडमान लक्षद्वीप द्वीप समूह का। किसका है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का। और ये है संपूर्ण मालदीव। कौन सा दोस्तों? मालदीव। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल सीमा बनाता है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में जो जलीय सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? 8 डिग्री चैनल। दोस्तों 8 डिग्री चैनल का मतलब यहाँ से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। चैनल का मतलब होता है 2 वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली और 2 लैंड मास को अलग करने वाली एक सक्रिय जल की पट्टी जलडमरू मध्य या वाटर चैनल कहलाती है। इसको वाटर स्ट्रीट भी कहते हैं। अब दोस्तों ये हो गया अपना मिनिकॉय व मालदीव के मध्य क्या है? 8 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं पंबन चैनल या पाक स्ट्रीट की। तो दोस्तों पंबन द्वीप जो भारत का है और तलाई मन्नार जो श्रीलंका का है, इन दोनों के बीच जो जलीय सीमा बनाता है, तो देखो दोस्तों ये तो है तलाई मन्नार,
जो श्रीलंका का है, यह है पंबन द्वीप जो भारत का है, और इन दोनों के मध्य जो जल की सकड़ी पट्टी है इसको कहते हैं पंबन चैनल। पंबन चैनल, इसको पाक स्ट्रीट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रीट। इधर है पाक की खाड़ी, इधर है मन्नार की खाड़ी, तो दोनों को जोड़ती है क्या? पाक स्ट्रीट। आगे बात करते हैं दोस्तों कोको चैनल। तो कोको द्वीप है म्यांमार का और लैंडफॉल द्वीप है अंडमान निकोबार का, जो किसका है? भारत का। दोनों के बीच में सीमा बनाता है दोस्तों। ये तो है कोको द्वीप जो म्यांमार का है, ये है लैंडफॉल द्वीप, ये भारत का है। दोनों के मध्य जो सीमा बनाता है ये बनाता है कोको चैनल। कोको चैनल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ग्रेट चैनल की। तो दोस्तों ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप यानी भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, इन दोनों के मध्य सीमा बनाता है दोस्तों। ये तो है ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का और ये है सुमात्रा, इन दोनों के मध्य जो सीमा बनाता है ये बनाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। तो इस हिसाब से अपने जो चारों जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 8 डिग्री चैनल भारत व मालदीव, पंबन चैनल भारत व श्रीलंका, कोको चैनल भारत व म्यांमार और ग्रेट चैनल भारत व इंडोनेशिया। आगे देखिए दोस्तों तटीय सीमा। दोस्तों भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें से 5422.6 किलोमीटर तो है मुख्य भूमि की। किसकी दोस्तों? मुख्य भूमि की। और 2094 किलोमीटर है ये है द्वीप समूह की। अब इसमें से दोस्तों द्वीप समूह 2 लगते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब दोस्तों जो मुख्य भूमि की है इसमें 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं वो हमने पहले बात कर चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। और द्वीप समूह दोस्तों दमन दीव और पुदुचेरी। तो दोस्तों इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तटीय सीमा किस राज्य की कितनी लगती है। तो दोस्तों अगर राज्यों की बात करते हैं तो सर्वाधिक लगती है दोस्तों गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। और अगर संपूर्ण ओवरऑल की बात करते हैं तो सर्वाधिक लगती है अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। अब दोस्तों अन्य देख लो, महाराष्ट्र की 652.6, गोवा दमन दीव दोनों को मिलाकर 160.5, कर्नाटक की 280, केरल की 569.7, तमिलनाडु की 906.9, पुदुचेरी की 30.6, आंध्र प्रदेश की 973.7, उड़ीसा की 476.4 और पश्चिमी बंगाल की 157.5 और लक्षद्वीप की है 132। तो दोस्तों 132 और 1962 ये हो जाएंगी 2094। तो ये तो किसकी है? द्वीप समूहों की, और बाकी है किसकी? अन्य राज्यों की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कल तक डाल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।